हीरे जैसी उस गुफा के बाहर अपने हाथ में वो बॉक्स लिए हुए जीवन खड़ा हो गया था। कार्तिक उसे पीछे से देख रहा था। फिलहाल कार्तिक को इस बात पर आश्चर्य था कि जो ऊर्जा एक सारे लोक को 10 सालों तक के लिए चला सकती है, वो अगर विद्युत ऊर्जा के तौर पर मापी जाए तो उसे इतना भयानक होना चाहिए कि वो पृथ्वी लोक के सबसे मजबूत पदार्थ को भी पिघलाकर राख कर देती। लेकिन जीवन के हाथ में तो बस एक छोटा सा बॉक्स था, और जैसा कि उसने कहा था, वो सारी ऊर्जा जीवन उस बॉक्स में ही ले जाने वाला था। कार्तिक के देखते ही देखते जीवन ने उस बॉक्स को खोला और ऊर्जा से चमकती हुई उस गुफा के आगे रख दिया। कुछ ही देर में उस बॉक्स के अंदर से किसी प्रकार का निर्वात सा बनता गया, जिसके अंदर ऊर्जा बड़ी तेजी से जाने लगी। हालांकि जो ऊर्जा उस गुफा से निकल रही थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन उस ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी तेजी से इस बॉक्स में जाने के बाद भी गुफा से आ रही ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे समंदर से किसी ने कोई पाइप लगाकर पानी निकालना शुरू कर लिया हो, लेकिन समंदर पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद जीवन मुड़कर कार्तिक की ओर मुस्कुराकर बोला, ये देखो, ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इस प्रक्रिया के तहत कुछ ही देर में नागमणि की ऊर्जा से इस बॉक्स को लबालब भरकर हम इस बक्से को ले जाएंगे, और फिर इसका उपयोग हम करेंगे शुष्क लोक और नागलोक के बीच की उस दीवार को तोड़ने में, जिस दीवार के पैदा होने से उन सारी गलतफहमियों की शुरुआत हुई, जिसमें यह सारा मामला भी निकला था। हाँ, ये तो सच है, और हमें अब ये काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि बेताल ने हमें बताया, उससे साफ है कि हमारे पास दरअसल ज्यादा समय नहीं है, और हमें अपने मिशन के अगले कदम की शुरुआत इस कवच को तोड़कर ही करनी है। कार्तिक ने कुछ सोचते हुए गहराई से अपने भाव व्यक्त किए। जीवन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, और दोनों ऊर्जा को उस बक्से में भरते हुए काफी देर तक देखते रहे। स्वाभाविक जिज्ञासा के तहत कार्तिक ने जीवन से और आगे पूछा, अच्छा, क्या इस गुफा के अंदर तुम नहीं जा सकते? और ये जो मणि को धारण करने का काम होता है, वो कैसा होता है? क्या उसे किसी मुकुट में पहनकर अपने सर पर रखना होता है, या उसे छूते ही मणि उसकी भुजाओं में आ जाती है? कार्तिक के अंदाजे पर जीवन मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये इस तरह से काम नहीं करता। दरअसल ये बात सच है कि तुम और मैं, हम दोनों इस गुफा के उस तरफ नहीं जा सकते हैं, यानी कि हम अंदर जाकर नागमणि के दर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस मणि की ऊर्जा की जो शक्ति है वो प्रकाश की किरणों के रूप में ही होती है। अगर हम इसे देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उससे निकलने वाली उन किरणों को भी अपनी आंखों से अपने अंदर प्रवेश होने देते हैं, और ऐसा होने पर हमारे साथ भी वही होगा जो शुष्क लोक के तमाम लोगों के साथ हुआ। ये कहकर जीवन किसी गहरी सोच में डूबकर अफसोस के साथ आगे बोला, और जो महादेवी के पिता केशव के साथ हुआ, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम इस गुफा के अंदर ना जाएं, और उसके लिए हमने यहाँ पर एक खास ऊर्जा का पारदर्शी कवच लगा रखा है, जो कि इस गुफा के अंदर की ऊर्जा को इस गुफा के अंदर ही रखता है, क्योंकि बिना कवच के इसका प्रभाव बहुत तेज होता है। कितना तेज होता ये बिना किसी कवच के? उससे कुछ नुकसान होता है क्या? कार्तिक का ये प्रश्न जीवन के लिए एक मासूम प्रश्न था, इसलिए जीवन उस पर एक तरह से मुस्कुराया और बोला, हम यहाँ दरअसल जिस प्रकाश को देख रहे हैं वो उसी तरह का प्रकाश है जैसा पृथ्वी के बाहर के वायुमंडल से छन जाने के बाद धूप के रूप में पृथ्वी के प्राणियों तक पहुंचता है। अगर पृथ्वी के ऊपर इस तरह का वायुमंडल ना होता तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाती और पृथ्वी पर जीवन को पूरी तरह समाप्त कर देती। ठीक वही बात यहाँ पर लागू होती है। अंदर जो मणि है उसके प्रकाश को छन्ने के माध्यम से हमने रोक रखा है। आवरण के इस तरफ आने वाली जो ऊर्जा है उसे हम अपने कामों के लिए उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अगर हम उस कवच को हटा देते हैं तो वहां से आने वाली ऊर्जा इतनी हो जाएगी
कि वो सारी सुरंग जिससे हम अभी अभी आए हैं वो इस तरह की ऊर्जा से भर जाएगी। इस तरह की प्रबल ऊर्जा को हमारे जैसा माध्यमिक ऊर्जा या वामन स्तर तक की ऊर्जा वाला प्राणी नहीं पा सकता। और इतनी प्रबल ऊर्जा के सामने खड़े होने के लिए भी ब्रह्म ऊर्जा के स्तर की जरूरत न्यूनतम होती है। इसलिए यह संभव नहीं है कि हम इस कवच को हटाने की बात सोच भी सकें। कार्तिक ने जीवन की बात को समझते हुए कहा, वाह, तो तुम्हारा कहना है कि हम एक तरह से नाभिकीय संयंत्र के बाहर खड़े हैं, जिसके ऊपर से ये कवच लगा हुआ है, और किसी वजह से अगर ये कवच टूट जाए तो यहां पर शायद कुछ इस तरह की घटना हो जाएगी जिससे लग सकता है कि यहां बहुत बड़ा परमाणु बम फटा है। यानी वो आसपास की हर चीज को अपनी ऊर्जा के प्रवाह में समेट लेगा। जीवन ने कार्तिक की बात से सहमति जताई और सोचने लगा कि अपने हिसाब से कार्तिक ने जो उदाहरण दिया है वो इस वक्त वास्तविकता के लिए करीब है। जीवन ये सोचते हुए आगे बोला कि हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं, सही उदाहरण है। कार्तिक इस बढ़ावे को सुनकर आगे नागमणि के बारे में अपना ख्याल बताने लगा। जब मैं पहले कभी भी नागमणि का जिक्र सुनता था तब से मेरे दिमाग में इसकी कल्पना एक मणि के रूप में ही होती थी। मतलब जैसा कि पृथ्वी लोक और बाकी सारे लोगों की कहानियों में चलता है कि कोई एक नाग होता है जिसका फन पूरी तरह खुलता है, तो उसके सर पर हीरे जैसा कुछ होता है, उसे मणि कहा जाता है। लेकिन ये तो मेरी सारी सोच समझ और कल्पना से परे का मामला है। ये मणि तो कुछ और ही चीज है, ये कुछ अलग ही चीज है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई परमाणु ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है और उस स्रोत का उपयोग ऊर्जा के रूप में ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसा कि पृथ्वी लोक में किसी नाभिकीय संयंत्र का होता है। हाँ, मामला कुछ ऐसा ही है। इस मामले में तुम्हारा सोचना और समझना बिल्कुल सही है। कार्तिक अभी भी जिज्ञासा से भरा हुआ था, इसलिए उसने इस सिलसिले में अपना अगला सवाल पूछा, तो फिर इसे नागमणि सिर्फ इसलिए कहते होंगे क्योंकि इसे नागलोक में स्थापित किया गया है, या फिर उसका भी और भी कोई संबंध है नाग आदि लोक के इतिहास से? जीवन फिर से ख्यालों में खो गया और उसने कार्तिक को बताया, ये तो दरअसल वही कहानी है जो बेताल ने हमें बताई थी। शुरू में तो ऊर्जा के स्रोत को नागलोक और शुष्क लोक दोनों के बीच में रखने की बात हुई थी, लेकिन बाद में कई वजहें ऐसी आई जिससे देवलोक के देवों को यही लगा कि इसकी स्थापना नागलोक में ही होना सबसे बेहतर है और शुष्क लोक के लोग इसकी रक्षा करते रहें। फिर नागलोक में होने की वजह से ही इसे नागमणि कहा गया। शुष्क लोक के लोगों ने कुछ काम ही ऐसे कर दिए कि फिर इससे उनका नाता टूट गया। अब अगर ये शुष्क लोक में होती तो शायद इसे शुष्क मणि कहा जाता, और अगर ये पृथ्वी लोक में होती तो इसे पृथ्वी मणि कहा जाता। चलो, अच्छा हुआ इसके नामकरण का इतिहास भी मुझे समझ में आ गया, वरना मैं इसकी कल्पना किसी अजीबोगरीब हीरे के तौर पर ही करता रहता। हाँ, हीरे से याद आया कि ये गुफा जिन चीजों से बनी हुई है और हम जिस सुरंग से आए उसके आसपास लगा होने वाला पदार्थ कहीं हीरा ही तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, वो हीरा ही है। हीरे की सबसे उत्तम अवस्था का जो गुण होता है उससे वही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो इस स्तर की ऊर्जा से बिना किसी नुकसान या बिना विकार के बना रहता है। हमारा ध्यान भी असल में एक प्रकाश के हीरे से ही बना हुआ है। वाह, तो फिर तो ये बहुत महंगी सवारी हो गई। अगर हम पृथ्वी लोक में होते तो शायद वहां के सबसे अमीर लोग भी हमारे सामने बहुत गरीब हो जाते। कार्तिक ने हंसकर कहा। जीवन आगे बोला, ये भी अच्छा है कि तुम्हें विज्ञान की जानकारी के अलावा व्यापार की भी अच्छी समझ है। जीवन यह कहकर हंस पड़ा और कार्तिक ने भी मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, मेरी बीवी की वजह से व्यापार भी सीख लिया है मैंने। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि इतने बीच में उस बक्से के अंदर ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगा और उसके आसपास की परिधि पर लाल रंग का कुछ हिस्सा चमकने लगा।
इसे देखकर जीवन ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, हमारा बक्सा तो फुल हो गया। इसका मतलब है कि अब हम अपने मिशन पर यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम तैयार हो तो हम निकलते हैं। कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और जीवन ने उस बक्से को बड़ी सफाई से थोड़ा पीछे खींचते हुए बंद किया। उसके बाद उसके ऊपर बने हुए अंकों के साथ एक पहेली जैसे स्थान पर उसने कुछ अंक दबाए, जिससे वो बक्सा खट की आवाज के साथ बंद हो गया। ये नंबर लॉक लगा रखा है तुमने इस बक्से में? कार्तिक बोला। हाँ बिल्कुल, इस बारे में भी तुम बिल्कुल सही हो। वैसे आज मुझे अचरज हो रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कार्तिक बोल रहा है या फिर ये सब हड्डी राजा का असर है? जीवन ने हंसते हुए पूछा। हाँ, अब असर तो होगा ही, लेकिन ये बॉक्स में कोई ताला तो है ही नहीं। कार्तिक ने कहा। हाँ, क्योंकि ये इन बिंदुओं की आणविक संरचना पर निर्भर करता है। ये इस तरह का ताला है जिसने इस पर एक ऊर्जा का हिस्सा बनाया हुआ है। जब मैं कुछ खास अंकों को दबा रहा होता हूं, तो दरअसल मैं अंकों को नहीं दबा रहा होता, बल्कि उस ऊर्जा को परमाणुओं के रूप में बदलकर एक विशेष अवस्था में परिवर्तित कर रहा होता हूं। इस अवस्था में वे परमाणु अलग अलग तत्वों में बदल जाते हैं, जैसे कुछ सोने में, कुछ कार्बन में, तो कुछ प्लैटिनम में। इनके बीच के आणविक बंधनों से ठोस पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जो पहले नहीं थे। इसलिए ऊर्जा का परिवर्तन इनमें हम पदार्थ के रूप में करते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि हीरे जैसा मजबूत पदार्थ ही बन जाता है। कार्तिक हंसा। हाँ ठीक है, अच्छा है कि हमने थोड़ी भौतिकी भी पढ़ ली। हम लोग बहुत देर से रसायन ही पढ़ रहे थे। कहकर जीवन हंस पड़ा और बोला, हाँ, अब पढ़ाई लिखाई अच्छी होना तो जरूरी है। अगर हमें राहुकाल जैसी चीज का सामना करना है तो सब चीज का ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर तुम पृथ्वीलोक में होते तो तुम अच्छे खासे प्रोफेसर होते। ये सोचकर मैं अभी भी कल्पना कर सकता हूं कि तुम किसी बड़े से कॉलेज में खड़े हुए बच्चों को नाभिकीय भौतिकी के बारे में बता रहे हो। हाँ, हो सकता है, मुझे भी बहुत मजा आता, लेकिन शायद मेरे पास करने के लिए कोई दूसरा ही काम है, और उस काम में तुम भी मेरे साथ हो तो हम कल्पनाओं में कुछ और करने के मजे तो ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें जाकर अपने मिशन का पहला पड़ाव पूरा करना है, और इसके लिए हमारा यान अब तैयार है। तो क्या सफल होगा कार्तिक और जीवन का ये काम? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।